एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अभाव में कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसके अभाव में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता? आर्थिक प्रगति इसका सही आंसर हो जाएगा। आरटीआई 2009 अधिनियम किससे संबंधित है? शिक्षकों का वेतन, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क, ये सभी को पता है, निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद हमारा है, आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र सीखने में कमज़ोर है, तुम्हें क्या करना चाहिए? सीखने में पिछड़ेपन का, देखो कभी भी आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढो रीज़न ढूंढने वाला ऑप्शन कौन सा है, फाइंड आउट द रीज़न, तब आपको कुछ उस पर हल करना है, ठीक है। वह परियोजना जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करवाना है, वो कौन सी परियोजना है? तो वो है आपकी SSA। देखो इनके ना फुल फॉर्म कॉपी में लिख लो, याद कर लो, रट्टे मार लो, पूछी जाती है। SSA, रमसा और ये जो है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा नहीं, ये MGN है, ये समथिंग तो कुछ अलग है, मेरे मनरेगा ऐसा प्रोनाउंस हो गया। PMGSY, तो इनको फुल फॉर्म भी याद कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किसी व्यक्ति के विकास का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भाई? परिपक्वता और जीवन भर परिवर्तनों की क्रमबद्ध प्रगति। देखो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है और उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो देखो ऊंचाई आपकी काउंट हो सकती है, इसका मतलब वो वृद्धि है, वो विकास नहीं है। शरीर में परिवर्तन, देखो जो हमारे फिजिकली चेंजेस होते हैं वो वृद्धि होती है, ना कि विकास होता है, वो ग्रोथ होती है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो होगा नहीं। तो देखो परिपक्वता होती है, एक तो वो जीवन भर चलती है, ठीक है। हाइट आपकी एक टाइम बाद रुक जाएगी, लेकिन सीखना, लर्निंग, टाइम टू टाइम आपको जो जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उस हिसाब से आप जो अपनी मेंटालिटी चेंज करते जाते हैं, एडजस्टमेंट आपको लाइफ में आती है करनी, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आप सीखते हैं, लाइफ में चेंजेस लाते हैं। तो वो आपका मरने तक चलता है, पैदा होने से लेकर गर्भ में आने से शुरू होकर आपका जो तब तक चलता है, जब आप मर जाते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है, किससे हुई है? परसोना से, मुखौटा इसको एक तरीके से बोलते हैं, मीनिंग जो इसका होता है। महिला शिक्षा हेतु डॉक्टर राधा कृष्ण विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसा थी। तो क्या अनुशंसा थी? तो दोनों ही थी, A और B। पुरुष विश्वविद्यालयों में महिलाओं को भी प्रवेश मिले, महिला शिक्षकों को समान वेतन। कक्ष संचार को आम तौर पर माना जाता है, क्या माना जाता है? उसे माना जाता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अगला प्रश्न है आपका 34। डैश महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है? तो सहानुभूति, एम्पैथी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एम्पैथी मतलब होती है लाइक अपने आप को उसकी जगह रख के देखना, है ना। तो यही है। मैं तो यही सोचती हूँ, क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते फिर सोचती हूँ ओ मैं भी तो शोर करती थी, है ना। तो कभी कभी बच्चों को शोर कर लेने देना चाहिए। ओके, आगे है एक शिक्षार्थी का विकास इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है भाई? जल्दी बताओ। प्रभावी विकास से, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। संविधान का जो धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इनको करना रटना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे है परिवार एक साधन है, क्या है परिवार एक? ये इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है। देखो फॉर्मल एजुकेशन होती है जहाँ से आपको जाना पड़ता है और आपका एक सिलेबस होता है, आपको वो सिलेबस पूरा करना होता है, आपको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन परिवार में आपको एग्ज़ाम थोड़ी देना है ना। तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा, ये फ़र्क पूछे जाते हैं दूरस्थ शिक्षा में भी, ठीक है। आगे है शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में कौन से गुण आवश्यक हैं? देखो साहस की आवश्यकता है, राजसी स्वर की आवश्यकता है, पाठ पर नियंत्रण की आवश्यकता है, छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने की क्षमता की आवश्यकता है। देखो हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर किसी का IQ लेवल अलग है, सीखने का स्तर अलग है। हार्वर्ड गार्डनर की स्टोरी नहीं थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो अगर हम सभी के मानसिक स्तर को जानते हुए अगर हम अपनी जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर पा रहे हैं क्लासरूम में, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा गुण होता है। तो D ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा।
आगे है आपका इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा पेश की है सिगमंड फ्रायड ने। और अगर आपको समय मिले तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूर, मैंने अलग से इनको पढ़ा है, स्टडी की है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में जो आपके छोटे इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो एक बुक भी है अवचेतन मन की शक्ति, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है, वो भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने खुद पढ़ी है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आगे है हमारा निम्न में से किसको संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना है? स्वैच्छिक संगठन, धार्मिक संगठन, शैक्षिक संगठन, राजनीतिक संगठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक संगठन। ओके, तो एक क्वेश्चन जो कि मुझसे बार बार बोलते हो मैम इंग्लिश मीडियम में कहाँ से हम लोग पढ़े? भाई देखो यहाँ साइड में इंग्लिश मीडियम दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और जहाँ पे मैं हिंदी में आंसर स्टिक कर रही हूँ वहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ और हिंदी की स्टूडेंट रही हूँ, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो कुछ वर्ड्स मैं यूज़ कर लेती हूँ इंग्लिश के, बट अगर आपको पूरा ही इंग्लिश में चाहिए तो आप भी साइड पे देख लो, प्रॉपर इंग्लिश के लेक्चर्स तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो हाल फिलहाल आपको जो मेरी ये जो इंग्लिश है इससे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई लोगों ने मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में, दैट्स वाई आई हैव टू क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, आपके दृष्टिकोण से छात्रों में किसका विकास सबसे महत्वपूर्ण है? तो किसका विकास सबसे महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा गया है। देखो बच्चे के अंदर जो है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो उसका विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है। अगर आप बच्चे की जो अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हमारी जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन, क्वार्टरली, मंथली एग्ज़ामिनेशन या बाई एनुअली एग्ज़ामिनेशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वार्टरली परीक्षा। बी, शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि अक्षर का निर्माण भी करती है। तो शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि अक्षर का निर्माण भी करती है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब क्या पूछा है इन्होंने? शिक्षा न केवल संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि, या शायद यहाँ पे कुछ ब्लैंक होगा, समृद्ध अक्षर, एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व्स द कल्चर बट ऑल्सो इट्स मेक द लेटर। समृद्ध इसका आंसर है, एक्चुअल में आई थिंक यही होगा कि अक्षर का निर्माण करती है, यहाँ पे कुछ होगा या फिर ब्लैंक, कि समृद्ध अक्षर का निर्माण करती है। ठीक है, कुछ वर्ड सच में हिंदी ये भी नहीं समझ आते भाई, पर ही होते हैं, तो इंग्लिश में ज़्यादा आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व द कल्चर बट ऑल्सो इट्स मेक द लेटर इनरिच्ड। ठीक है, एक शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, उपरोक्त सभी होने चाहिए। ठीक है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के, प्रधानाचार्य, अभिभावकों, सरकार, ए के प्रति। ठीक है, मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रशासन के लिए। देखो मूल्यांकन है ना, वो वैसे तो मैं बताऊँ स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट शिक्षकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर्स का भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन होता है अगर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हो रहा है तो इस ऑप्शन में जो है आई थिंक मनुष्य ठीक है, क्योंकि मनुष्य में आपके छात्र भी आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएंगे। बट आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लस कमेंट सेक्शन में किसी भी आंसर पे अपनी राय रखने के लिए प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है आपका CBSE। फुल फॉर्म फटाफट से लिखो, रटो, याद करो, RET और उसके बाद है NCTE CBSE, और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे ये भी आप लोग लिख लो, रट लो, पेपर में पूछे जाएंगे। वह कौन सी सीखने की विधि है जो त्रुटियों को इंगित करती है और उन्हें तुरंत सुधारती है? कौन सी विधि है वो? तो वो है आपकी क्रमादेशित शिक्षण। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग ये आ जाएगा। तुरंत आपको ये क्या करती है? तुरंत आपकी गलती सुधारती है। कौन सा उपकरण शिक्षक के शब्दों को पूरक बनाता है?
तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के शब्दों को पूरक बनता है, मतलब जो टीचर कहना चाह रही है वो टीचिंग मटेरियल जो हम बनाते हैं उसके द्वारा भी वो पूरक बनते हैं उसके शब्दों का, मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण से किसी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं? तो अनुभव और शिक्षण से व्यवहार में जो है सीखने में परिवर्तन आते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। सुनील क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 151 है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का सबसे अच्छा उपाय आप क्या समझते हैं? तो उसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा कि बार बार दोहराकर याद करना। 152 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो बेसिक जो सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध करवाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो डांटेंगे तो नहीं, उसे क्लास से बाहर तो निकालेंगे नहीं, पढ़ाते समय हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि बच्चे का जो पढ़ाई में ध्यान है वो लगा रहे। 154 है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं। 156 है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। वैसे तो इसका बेस्ट आंसर की अगर आप बात करो तो सी होगा, बट सारे ही ऑप्शन सही है। अगर बेस्ट पूछा जाता तो सी होता, अदरवाइज अभी इसमें सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। अध्यापक का गुण है अध्यापन में निपुणता। प्रमुख गुण पूछा है, सारे गुण होने चाहिए, बट बेस्ट पूछा है बिल्कुल तो फर्स्ट आएगा इसका आंसर। खेल विधि का सही अर्थ है बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। 159 है, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। जब बच्चा किसी शब्द को किसी अक्षर को गलत बोलता है तो उसको पुनरावृत्ति शब्दों को खंड में बांटकर अलग अलग खंडों में बांटकर और समानता वाले कुछ उसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं राइमिंग वर्ड्स उनको हम बच्चों को जो है हम अशुद्ध उच्चारण सुधरवा सकते हैं। उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो उत्तरदायित्वों को सौंपकर आचरण संबंधी नियम की जानकारी सभी को है। दंड आप दे नहीं सकते, नियमों का पालन आप बोल बोल के तो करवाएंगे नहीं। तो अगर आप बच्चों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो बच्चों में स्व अनुशासन आ जाता है। और ये चीज़ मैं अपनी क्लास में भी करती हूँ, तो ये चीज़ काम करती है, आप भी करके देखिएगा इसको। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? जब बच्चा समूह में खेलता है तो उसको सारे लाभ होते हैं। नियम पालन का अभ्यास होता है, उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग उसको मिलती है। बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या भूमिका किसकी होती है? देखो इसका जो आंसर है सामाजिक व्यवहार में अकॉर्डिंग टू मी परिवार होगा, अकॉर्डिंग टू आंसर की अध्यापक है, और बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है? अगर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें। 163 है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कभी भी आपकी क्लास में अगर आपको बच्चों में का जो इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आपको चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज्ड हो क्लास में। अध्यापक का लक्ष्य है छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। तो इसमें अनुशासन प्रिय बनाना भी होता है अध्यापक का लक्ष्य, छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना भी, बट चारों ऑप्शन में हमको बेस्ट चूज़ करना है। तो परीक्षा में छात्रों को पास कराना ये तो खैर नहीं होगा, फेल भी कोई नहीं कराना चाहता, पास भी कोई नहीं कराना चाहता, बस हम एक सही डायरेक्शन देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सी हो जाएगा। छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं? तो सभी चीज़ों से आप खुद ही अपने आप को रख के देखिए। आप किसी टीचर से अगर इंस्पायर हैं तो आप क्यों हैं? वो एक रेगुलरिटी, उसको विषय वस्तु समझाने की क्षमता, उनकी ज्ञान, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। प्राथमिक
प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। ठीक है, डी तो नहीं होगा। कभी कभी ज़िद मान लिया करे, बच्चे तो पता नहीं क्या क्या ज़िद करते हैं, तो आप नहीं मान सकते ना। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें कार्य दे, फिर तो स्कूल क्या ही स्कूल रह जाएगा, है ना। और कड़ा व्यवहार आप करेंगे तो भी वो भी बहुत बुरा है। तो एक रिफ्लेक्सिबल जो है व्यवहार आपको जो है रखना होता है। 169 है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य देंगे। 170 है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है, जिससे उसके अंदर काफ़ी सारे जो सोशल जो गुण हैं उसके अंदर वो आते हैं। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? देखो, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूडेड है, तो पाठ्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस सवाल पर भी अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा बालकों को विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो स्वाभाविक वातावरण में होती है, उसको कुछ भी बनावटीपन नहीं लगता है। अब मान लीजिए किसी बच्चा है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, आते आप अंग्रेजी में पै कर रहे हो, तो बच्चे को लगेगा कि मतलब क्या फॉर्मेलिटी सी हो रही है, तो वो समझ में नहीं आएगा, लगेगा सब कुछ बनावटी है। एक स्वाभाविक वातावरण में एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी में उसको मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। अब उसकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी ही हो। ठीक है, अगला है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में उनकी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए, तभी जो उनका संकोच खुलेगा। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? तो उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम है? तो इसमें है कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का जो है मूल्यांकन करे। जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन करने की शक्ति पैदा नहीं होती है। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है उनको वाक्यों में प्रयोग करना। कभी भी कठिन शब्दों का मीनिंग अगर बच्चों को समझाना है तो उनको वाक्य में प्रयोग करवाइए, वो बच्चे आराम से उसको समझ जाएंगे। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। आसपास के शोर को अवॉइड करें, मेरी गली में बहुत शोर होता है। बच्चों के खाली समय में आप उन्हें उनके पसंद का कार्य करने के लिए देंगे। नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु अगर आपको बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो स्वयं विद्यालय में आप नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चा रोल मॉडल जो उनके होते हैं उनसे सीखता है, और बच्चे के रोल मॉडल सबसे ज़्यादा टीचर्स होते हैं, वो आपके व्यवहार से सीखता है सबसे ज़्यादा। छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना। एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहता है। इस कथन का अभिप्राय है कि अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है। क्योंकि वो बच्चों की देखभाल माँ की तरह करती हैं। अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है
यदि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। 190 है, बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। किस लिए? बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है ऐतिहासिक तथ्यों से, तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से, नए सत्य की खोज से। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 192, प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना। 193 है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 193 का। अगला है आपका 194, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं। आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान भटकता है या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्र को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। आप कक्षा के छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। 197 है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र बहुत तेज बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। तो ऐसे में छात्र के संबंध में आप क्या करना चाहोगे? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों से मुश्किल हो। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। जब तक बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक जो है वो उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? वर्धा शिक्षा योजना। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिचित आपसे एक छात्र की लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान सहायता करने का अनुरोध करता है। आप एक टीचर हैं और आपसे कोई आपके नोन में है, वो बोल रहा है कि इस बच्चे का जो मूल्यांकन करना है, जो इवैल्यूएशन करना है, आपको उसकी हेल्प करनी है। तो आप ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे। यदि वह छात्र असफल हो रहा है तो उसे कुछ अतिरिक्त अंक देंगे जिससे वह पास हो जाए। आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि आप अपने पेशे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। उस छात्र को दंडित करने के लिए कुछ देखो, जहाँ पे पनिशमेंट की बात आती है वो हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता है। और किसी को क्या ही बताना है, हम बेईमानी कर सकते हैं या ईमानदारी कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब है कि आप अपनी ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे आपके स्कूल का प्रधानाचार्य एक सख्त कार्य गुरु है। आप अपने निकट संबंध बनाएंगे जिससे आप उसकी निकटता प्राप्त कर सके। आप अपने कर्तव्यों को सौंपे गए कार्यों के अनुकूल निष्पादित करेंगे, उसके आदेशों पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो गलत है। सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त करेंगे जिससे प्रधानाचार्य को नरमी से पेश आने के लिए मजबूर किया जा सके। तो इसका आंसर है कि आपको जो भी कार्य सौंपे गए हैं, कर्तव्य सौंपे गए हैं, आप उनको अच्छे से जो है प्रेजेंट करेंगे, निष्पादित करेंगे। अब चाहे आपका प्रधानाचार्य सख्त कार्य गुरु है चाहे नहीं है, ठीक है, तो हमें अपना जो काम है वो सही से करना है, चाहे फिर प्रिंसिपल कैसा भी आ जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको शिक्षण के साथ साथ कुछ और गैर शिक्षण कार्य सौंपे जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप इन्हें करने से मना कर देंगे। भाई मना बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे, इन कार्यों को अधिक महत्व देंगे क्योंकि यह विशेष रूप से आपको आवंटित किए गए हैं। आप इन्हें नित्य रूप से करेंगे।
तो देखो तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और हमें लग भी रहा है इनमें से तीनों ही होने चाहिए। तो आपको शिक्षण के साथ साथ कुछ और गैर शिक्षण, कुछ अलग से जो हमें नॉन एकेडमिक काम दिए जाते हैं, तो हमें इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन काम है शिक्षण देने का, ठीक है। तो अभी वैसे अगर पूछा जाता कि अगर ऐसा कुछ होता उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन हटा के, तो हम उपरोक्त सभी लगाते। तो अभी ये वाला तो नहीं होगा। आप इन्हें नित्य रूप से करेंगे, आप इन्हें डेली करेंगे, आप अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे, तो इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा सही है कि आप अपने टीचिंग के साथ साथ इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लेके करोगे तभी होंगे, वरना तो फिर वही है, फिर मतलब वही बर्डन लगेगा, ठीक है। तो आप अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे और इंटरेस्ट के साथ इनको करेंगे, और कभी कभी दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही करने होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से अनुकूलन की विशेषता क्या है? देखो अनुकूलन मतलब एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ सही से, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें इसका जो है, इसकी विशेषता क्या है? देखो जब आप अनुकूलन कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो किसी चीज़ को, तो सहिष्णुता, परिश्रमी, तदनुभूति या फिर एक निष्ठा, तो इसमें से क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहिष्णुता। और बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है, कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में, ठीक है। तो टॉलरेंस आती है, हम चीज़ों को जो है सहन शक्ति एक तरीके से हमारे अंदर आ जाती है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 है, धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट होती है जब व्यक्ति, ठीक है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी धर्मों को समान मानता है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, अपने ही धर्म को सम्मान देता है। देखो धार्मिक सहिष्णुता जो हम सभी धर्मों के बारे में जब हम टॉलरेंस जो है हम करते हैं, ठीक है, तो वो कब आती है? जब हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं तभी आती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपका क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों को जब हम सम्मान देते हैं, तो सभी धर्मों को सम्मान देना, समान मानना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए सभी धर्मों को सम्मान दीजिए। अपने वाले को, मेरा तो यही मानना है कि अपने वाले को मत छोड़िए, लेकिन औरों के जो धर्म है उनको भी मतलब उनके साथ भी मतलब गलत मत कीजिए, ठीक है। अपना ठीक है, बहुत बेहतर है, लेकिन किसी और के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सम्मान देना चाहिए सभी धर्मों को। तो 35 का ए हो जाएगा। आपका एक सहकर्मी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, आपसे वित्तीय सहायता की इच्छा प्रकट करता है, आप उसे पूर्ण सहयोग देंगे, कोई बहाना बनाएंगे? यदि कोई अन्य सहकर्मी मदद देने के लिए तैयार हो तो आप उसे आंशिक सहयोग देंगे। उस व्यक्ति के निवेदन को आपसे संबंधों के संदर्भ में देख करके कोई फैसला लेंगे। तो देखो इसका जो आंसर है, देखो पूर्ण सहयोग देंगे, ये भी मतलब बहुत रेयर चांस है, क्योंकि क्या पता आप ही के पास पैसा ना हो, है ना। और यदि कोई ए, सी या डी में से एक आंसर हो सकता है, और आई थिंक डी ऑप्शन इज सही लग रहा है कि उस व्यक्ति के निवेदन को अपने आप से संबंध, हमारे उससे रिलेशन कैसे है। अब क्या पता कोई हमारे 10,000 रुपये पहले लेके भागा हो, तो दोबारा उसको थोड़ी पैसे दे देंगे, है ना। तो आपसे संबंधों के संदर्भ में देख करके ही हम जो है कोई फैसला करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो लोग अनुकूलित होते हैं वे होते हैं बुद्धिमान, भावात्मक रूप से बुद्धिमान, सामाजिक रूप से बुद्धिमान, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। पीपल हु आर एडेप्टेबल आर, तो बुद्धिमान से कोई मतलब नहीं है, बुद्धिमान भी ऐसे नहीं होते कुछ है ना। तो इमोशनली इंटायर रूप से बुद्धिमान, सामाजिक रूप से बुद्धिमान, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। आध्यात्मिक रूप से जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम लोग जो है अनुकूलित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, एक शिक्षक हिंदी माध्यम स्कूल के छात्रों में अंग्रेजी में डिसलेक्सिया के कारणों की पहचान चाहता है कि बच्चे जो है इंग्लिश में डिसलेक्सिया के कारण जो है जानना चाहता है उसको, तो उसे अंग्रेजी में पढ़ने में जो छात्र कमज़ोर है उनको फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। अगर अंग्रेजी में जानना है तो हिंदी वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, और वार्षिक परीक्षा में विफल हुए इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों को कब प्रदान किया जाना चाहिए? तो ये 10वीं के बाद प्रदान किया जाना चाहिए। किस आधुनिक भारतीय विचारक के अनुसार सच्ची शिक्षा अज्ञानता दूर करती है? वह ज्ञान तथा
और आत्मनियंत्रण जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो है स्टेटमेंट दी थी। इनमें से कौन सी शिक्षा मॉन्टेसरी विधि की एक विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 R शिक्षण के उपदेशात्मक अभ्यास जो है मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के जो विशेषता नहीं है। कक्षा में स्वतंत्र रूप से घूमना, मिश्रित उम्र की कक्षा 3 से 6 वर्ष, कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कहानियों, गीतों, नाटक, कविताओं का प्रयोग करना, ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं। 42 है, एक किशोर अपने शारीरिक विकास के बारे में चिंतित है। शिक्षक से चिकित्सक के बाद देखो, बच्चा अगर आपके पास आ रहा है पहले तो आप ही चीज़ें देखेंगे ना, उसे ये थोड़ी बोलेंगे डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। तो व्यायाम या पोषक तत्वों की खुराक का सुझाव देना ठीक है, बट विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों की व्याख्या समझानी चाहिए। देखो, जब बच्चा जो होता है, जब वो टीनेज होता है, उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है वो इनसिक्योर फील करता है। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उसको जो है वो बताना होता है टीचर को, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न में से ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है। देखो, ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। अंकों के आधार पर छात्रों के गलत वर्गीकरण को कम करता है, सही है। सामाजिक दबाव कम करता है, प्रतियोगिता की भावना को कम कर देता है, हर्षित और तनावमुक्त सीखने की सुविधा प्रदान करता है। देखो, कंपटीशन तो हमेशा ही रहेगा, चाहे ग्रेडिंग सिस्टम हो चाहे मार्किंग सिस्टम हो, और होना भी चाहिए कंपटीशन। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक है? देखो, हम ना जनरली विशिष्ट बालक सोचते हैं जो दिव्यांग होते हैं। विशिष्ट बालक हर तरीके का बच्चा जो है स्पेशल होता है, हर तरीके के बच्चे को स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल नीड होती है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद, बौद्धिक प्रतिभाशाली, हर तरीके का बच्चा जो है विशिष्ट होता है। तो ये तीनों विशिष्ट है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें की जानी चाहिए, ठीक है। कड़े अध्यापक की भर्ती नीति, ये तो नहीं होगा। प्रयोगात्मक काम पर अधिक जोर, छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है शिक्षा के स्तर को हम ऊपर उठा सकते हैं। पाठ्यक्रम का संशोधन, इसमें मुझे ए और डी ऑप्शन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हम कर के जो है शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, बट अभी डी ऑप्शन है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या कक्षा के सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? नहीं, इन्होंने पूछा है। सीखने को छात्रों की सफलता के लिए प्रासंगिक बनाना, बिल्कुल सही है। आचार संहिता को समझना, दंड का अनुपयोग, ये भी सही है। सकारात्मक व्यवहार को प्रबलित करना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि आचार संहिता को समझना ये कक्षा में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा। इसका कोई मतलब क्या ही लेना देना है बच्चों से। कक्षा में कक्षा शिक्षण के प्रभाव में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को विषय के विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, अनुभवी सहकर्मियों की सलाह लेनी चाहिए। चारों ही ऑप्शन अच्छे हैं, चारों ही ऑप्शन सही है, बट हमें चारों में से बेस्ट चूज़ करना है। तो जब बेस्ट की बात आती है तो पहले बच्चा ढूंढ लिया करो, बच्चा कौन से वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण के प्रभाव में सुधार लाने के लिए छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चा जो है मतलब किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। बाकी ऑप्शंस भी ठीक है, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षक की एक अपूर्व विशेषता है? सख्त अनुशासक, बिल्कुल नहीं। सतत सत्यार्थी, समयनिष्ठ, आकर्षक व्यक्तित्व, तीनों ही सही है, बट बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो, एक जो है इफेक्टिव टीचर वही होता है जो खुद एक लर्नर होता है। 49 है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने को आसान कर देता है। बच्चों की क्षेत्रीय भाषा में एक बुनियादी शब्दावली होती है। एक प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों को मदद मिलती है, बच्चे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है। तो देखो, बच्चों को जब हम क्षेत्रीय भाषा में सिखाते हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में, तो बच्चा जो है प्राकृतिक, उसको बनावटीपन नहीं लगता, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको सीखने में हेल्प होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के पेशे की पसंद के लिए सबसे किफ़ायती कारण है? अध्यापन के पेशे की पसंद के लिए यह कर्मचारी को स्थिरता प्रदान करता है, कार्य समय अनुसूची आरामदायक है, यह एक महान पेशा है, युवा लोगों के साथ बातचीत से एक व्यक्ति मानसिक रूप से चुस्त रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है, दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 51 है, खाली पीरियड के दौरान एक शिक्षक को क्या
छात्रों के गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, पुस्तकालय में जाकर अखबार या पत्रिका पढ़नी चाहिए, शिक्षकों के सामान्य कक्ष में आराम करने की सैलरी नहीं ले रहे हो तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेल के मैदान में कसरत करनी चाहिए, तो कसरत अपने घर में करो या फिर बच्चों के साथ करो। अगर आप कसरत करवा भी रहे हो तो खुद तो जाके करोगे नहीं कसरत, ठीक है। अगर आपको खाली पीरियड मिला है तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों का काम करेंगे। छात्रों के गृह कार्य की जाँच कीजिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, मतलब खुद भी पढ़ सकते हो बट अलाउ नहीं है आप स्कूल में, स्कूल वर्क ही कीजिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? सामाजिक मूल्यों को विकसित किसके द्वारा कर सकते हो? अध्यापक के व्यवहार में इन मूल्यों के प्रदर्शन द्वारा, समाज सुधारकों के जीवन चरित्रों द्वारा, सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करके, उपयुक्त सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके। देखो, अगर आपको छात्रों के अंदर जो है सोशल जो वैल्यूज़ डेवलप करनी है तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो बच्चा होता है वो अपने टीचर को बहुत फॉलो करता है। तो अध्यापकों के व्यवहार में इन मूल्यों के प्रदर्शन द्वारा आप अगर अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप खुद कितने सामाजिक हैं तो बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम किसी का विवरण दे के, किसी के बारे में बता कर नहीं वो कर सकते, ठीक है। और इसका वजह सी ऑप्शन है जो सामाजिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करके, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। बट ए ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि अगर टीचर का बिहेवियर ऐसा है तो बच्चा वो खुद ब खुद सीखेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, बहुत स्वागत है आपका, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। 53 है, एक व्यक्ति को शिक्षण में रुचि है परंतु वह शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे कोई और नौकरी कर लेनी चाहिए, घर पर ट्यूशन देना प्रारंभ करना चाहिए, किसी अन्य धारा में उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना चाहिए, जब तक अपने रुचि के अनुसार नौकरी न मिल जाए तब तक घर बैठे रहना चाहिए। तो बड़े कन्फ्यूजन हो रही है इसमें तो बी होना चाहिए इसका, कोई और नौकरी भी कर सकते हो लेकिन घर पर ट्यूशन देना प्रारंभ कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने भी किया था। बी ऑप्शन ठीक है इसका कि आप ट्यूशन पढ़ाइए बच्चों को और तैयारी करते रहिए, नौकरी मिल ही जाएगी। पुरस्कार अथवा दंड उन छात्रों के मार्गदर्शन में प्रभावी नहीं है जो, पुरस्कार और जो हम पनिशमेंट बच्चों को देते हैं उन छात्रों के मार्गदर्शन में प्रभावी नहीं है जो बाह्य रूप से प्रेरित हैं, विफलता से डरते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित है, स्वतंत्र छात्र हैं। तो देखो, जो बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, इंटरनली मोटिवेट, उनके लिए तो पुरस्कार और दंड जो है वो उनके मार्गदर्शन में प्रभावी होता है। स्वतंत्र छात्र हैं, ये भी होगा। बाह्य रूप से विफलता से डरते हैं, अब जो डरते हैं उनके लिए तो भाई जब पुरस्कार ला दो चाहे पीट दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की सीट का आवंटन किया जाना चाहिए। छात्रों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर कि कौन किससे अटैच्ड है तो उसके साथ बैठा दिया, लिंग के आधार पर लड़के अलग लड़की अलग, लंबाई के कद के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर। तो देखो, मैं तो रोल नंबर से बैठाती हूँ अपनी क्लास के बच्चों को, बाकी जो है मानसिक स्तर के आधार पर बैठाया जा सकता है कि जैसे जो बच्चा पढ़ने में वीक है उसको जो है आगे बिठाओ। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि विजन प्रॉब्लम है, उनको भी आप आगे बिठा सकते हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कक्षा में छात्र के व्यवहार से संबंधित समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है छात्र को फटकार कर, नहीं जी, छात्र के माता पिता को, देखो माता पिता बाद में बुलाना, पहले खुद सॉर्ट आउट करना इस चीज़ को। खेल की कक्षा के दौरान उसे कक्षा में रोक कर निबंध लिखने को कहना कि तू खेलने नहीं जाएगा, यहीं बैठ और निबंध लिख, तो ये गलत है। कक्षा की पूरी अवधि के दौरान कोने में खड़ा रहने को कहकर, अरे यार ये तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अभी तो ये वाला बी वाला सही जा रहा है कि छात्र के माता पिता को इस विषय में जानकारी देगा, ठीक है। तो अभी मुझे लगा लास्ट ऑप्शन आता है तो कुछ अच्छा ऑप्शन आएगा, तो अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। तो कक्षा में छात्र का व्यवहार अगर नहीं है सही तो अब बाकी तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन फिर इस हिसाब से सही बैठता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा होता जो आप कर सकते हैं पॉजिटिव वे में तो वो ऑप्शन होता, बट अभी वो है नहीं, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 57 है, शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि छात्र को शारीरिक चोट पहुंच सकती है, छात्र जिद्दी हो जाएगा, छात्र अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दे सकता है, छात्र का आत्मसम्मान प्रभावित हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है भाई, छात्र का आत्मसम्मान, क्योंकि हम किसी को पीट देते हैं तो बच्चों को एकदम उनको लगता है कि
मतलब मारा है हमें, तो उनकी जो है सेल्फ इस्टीम जो है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो जाती है। चोट तो पहुँचेगी पहुँचेगी, और खैर इतना ज़ोर से तो खैर कौन क्या ही मारता है आजकल, ज़िद्दी हो जाएंगे। तो ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 58, निम्न में से कौन सी विशेषता छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ईमानदारी, आलस्य है, ठीक है, जो कि कूट कूट के भरा है। यदि एक छात्र कक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो कक्षा में विचार विमर्श के विषय से संबंधित नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं आम के बारे में, बच्चा पूछ रहा है गोभी के बारे में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं दोगे कि हमें नहीं पता गोभी के बारे में। यदि अन्य छात्र भी उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो जवाब दोगे कि बेटा और किसी को जानना है गोभी के बारे में तो ही बताऊंगी है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसे कक्षा में विघ्न मानते हो छात्र को, भाई तूने पूछ कैसे लिया, मैं तो आम के बारे में पढ़ा रही, तूने गोभी के बारे में कैसे पूछ लिया, तो उसे डांटेंगे। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हाँ, डी ऑप्शन से सही हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कक्षा के बाद आप इसका आंसर देंगे। यदि आप एक विषय के एक हिस्से को समझ नहीं पा रहे हैं तब आप छात्रों को इस विषय को छोड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हमारी साइंस की टीचर करती थी, मेरी तो साइंस की टीचर यही करती थी, ऐसा लगता था जैसे उससे ही नहीं आता है। चलो, पाठ्य पुस्तक में उस हिस्से को पढ़ेंगे जिसे छात्र स्वयं समझ लें, ये भी नहीं होगा। किसी वरिष्ठ सहकर्मी से उस हिस्से को कक्षा में समझाने के लिए कहेंगे। कुछ अन्य किताबों में से इसका अध्ययन करेंगे और समझने के पश्चात कक्षा में पढ़ाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा कि आप जो है खुद इसे जो है इसका अध्ययन करेंगे और तब उसको कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरी भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब वीक है मैथ्स में, तो मैं भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आती है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं और से पढ़ना पड़ता है। अब किसी और टीचर को जाके थोड़ी बोल दें कि भाई तुम पढ़ा दो मेरी क्लास में, पीरियड सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ प्राइमरी में, इस वजह से। और पीरियड सिस्टम होगा भी तो किसी अदर क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों में अंधापन आमतौर पर उनके सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? जो बच्चों में अंधापन है वो उनके सामाजिक विकास को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये इनसे आपसे पूछा गया है। वे मजबूत सामाजिक जो संबंध विकसित करते हैं। अदृश्य संकेतों के कारण उन्हें सामाजिक संपर्क में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे दृष्टिवान बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। उनके पास कोई सामाजिक विकास के मुद्दे नहीं होते हैं। तो देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद बी वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। RPWD एक्ट 2016 का जो एक्ट आया था उससे क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ISL क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज। दृष्टिबाधित बच्चों में एक आम डर क्या हो सकता है? दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनमें एक आम डर होता है अपने परिवेश के बारे में अनिश्चितता के कारण नए वातावरण का डर। 55 में दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाला सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो अलगाव की भावना कहीं ना कहीं उनके मन में रहती है। डिसकैलकुलिया LD के संबंधित है। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ऐसे याद कर लो, ये गणित कौशल से संबंधित है। डैश दृष्टिहीनों के लिए गतिशील उपकरण नहीं है। तो जो बज क्लिप है, सफ़ेद छड़ी है, स्मार्टफोन है, ये सारे दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनके लिए या लोगों के लिए जो गतिशील उपकरण है मतलब चलने वाला, ठीक है। लेकिन जो टेलर फ्रेम है वो नहीं है, तो उसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश एक छिपी हुई अक्षमता है। तो जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो एक छिपी हुई डिसेबिलिटी होती है जो काफ़ी टाइम बाद या ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारे सामने आती है। विशेष शिक्षक प्रदान करते हैं। जो विशेष शिक्षक होते हैं तो वो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों को निम्न में से क्या समस्या हो सकती है? तो जो ऑटिज़म से बच्चे पीड़ित होते हैं उन्हें सामाजिक संपर्क में भी प्रॉब्लम होती है, संचार में भी, कम्युनिकेशन में भी, और उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसमें भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्यालय है। RCI का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये पूछा जाता है कई बार आपसे। नैदानिक मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम डैश द्वारा किया जाता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान कार्यक्रम जो है वो RCI के द्वारा किया जाता है। अभी आप लोग एक नोटबुक उठाइए और इन सब की फुल फॉर्म्स भी लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए।
विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार इसकी थीम भी पूछ लेते हैं, तो 2024 की थीम याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका, संवेदी विकलांगता में प्रमुख रूप से शामिल है। जो संवेदी विकलांगता है उसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके अंदर श्रवण हानि और दृश्य विकलांगता जो है शामिल है। विकलांग व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार वांछित है? जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके साथ किस तरह के व्यवहार के अंदर है? तो एम्पैथी का। देखो, एम्पैथी मतलब होता है अपने आप को उसकी जगह रख के देखना, तो उस भावना को हम एम्पैथी की फीलिंग या फिर समानुभूति बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बढ़ावा देता है, तो किसे बढ़ावा देता है? तो ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। विकलांगता है एक, जो विकलांगता है वो एक स्थिति होती है, ना बीमारी है, ना तनाव संकट है, वो एक कंडीशन होती है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है 40% या इससे अधिक विकलांगता। देखो, जब बच्चे का या किसी बड़े आदमी का सर्टिफिकेट बनता है तो उसको बोला जाता है कि आपकी इतने % विकलांगता मिनिमम, या इससे मतलब मिनिमम 40% है, बाकी तो कितनी भी हो सकती है। अगर है तो ये आपका जो बेंचमार्क विकलांगता बोलते हैं। देखो, 10% 12% तो सब होते ही हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट बनता है, जो बाद में पेंशन वगैरह भी आती है, तो वो 40% जो है मांगा जाता है। 70 है यूनिवर्सल डिज़ाइन किया गया है। जो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये सभी लोगों के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए, खराब शैक्षणिक कौशल पाने के लिए, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति